वेलकम टू एजुकेशनल मास क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड 2027 एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर 1 के का प्राकृतिक संसाधन। हम लोग चैप्टर 1 के कुछ पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में विजिट करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से पढ़ के लाभ उठा पाए। और चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो की देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 के का प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानने वाले। सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कहते हैं तो किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। जिनका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला ऐसे जैव और अजैव घटक जिनका प्रयोग मानव प्रयोग के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यह प्रकृति की देन होता है। जो प्राकृतिक संसाधन होता है किसकी देन होता है? तो प्राकृतिक की देन होता है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व पृथ्वी पर मौजूद है तब तक ही मानव का अस्तित्व संभव है। यानी जब तक पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन मौजूद है तभी हम लोग मानव जीवन ही अस्तित्व में है। चूँकि इन संसाधनों की प्राप्ति हमेशा पृथ्वी से होती है। प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो पृथ्वी से होता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी संसाधन भी कहा जाता है। तब पूछेगा प्राकृतिक संसाधन का अन्य नाम क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन का दूसरा नाम पृथ्वी संसाधन में हम लोग बोल सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को प्राकृतिक संसाधन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मृदा के बारे में। मृदा से आप क्या समझते हैं? और हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोग इस क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं और आने वाले सभी क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे, वहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे हम सारा PDF बिल्कुल फ्री में डाल देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्र कणों को मृदा कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी कौन सा सतह? ऊपरी सतह में मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्र कणों को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। आशा करते हैं कि मृदा आप लोग को समझ में आ गया होगा। मृदा का दूसरा परिभाषा देखते हैं। तो मृदा का दूसरा परिभाषा क्या बोल रहा? तो असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी को सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी परत को हम लोग मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिखाया हुआ कि कितना प्रतिशत? 43% मैदान है। फिर पर्वत कितना प्रतिशत है? तो पर्वत 30% है। और पठार कितना प्रतिशत है? तो पठार 27% है। आशा करते हैं कि आप लोग मृदा को समझ में आ गया होगा। मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो मिट्टी के निर्माण में कितने वर्ष लगते हैं? हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी कैसे निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, तूफान, वृक्षों के जड़ें आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। आदि के द्वारा क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण कब होता है? तो वर्षा, तूफान, वृक्षों के जड़ आदि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या टूट जाते हैं? तो पृथ्वी के बड़े बड़े चट्टान, तब मिट्टी का निर्माण होता है। करोड़ों अरबों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह कठोर और पथरीली ठोस पहाड़ों के रूप में थी। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह कैसी थी? तो कठोर थी और पथरीली ठोस पहाड़ों के रूप में थी। ज्वालामुखी पृथ्वी के अतिरिक्त भाग से पत्थर को पिघलाकर सतह पर लाता है। कहाँ पर लाता है? सतह पर लाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया वह यह चट्टान भूकंप अथवा भूचाल से छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाते हैं। भूचाल से क्या होते हैं? तो छोटे छोटे पत्थरों में टूटते रहते हैं। इसी प्रकार बड़ी चट्टान सूर्य, जल, वायु, हिमखंड, वृक्ष के जड़ें, भूकंप आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते गए और यह प्रक्रिया बहुत धीमी और निरंतर चलती रहती है और यही पत्थर धीरे धीरे मिट्टी में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है।
आगे बोल रहा है कि मिट्टी के निर्माण के कारक, यानी मिट्टी का जब निर्माण होता है तो उसके महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं। मिट्टी के निर्माण में प्रमुख कारक है, सबसे पहला मूल सामग्री होता है, जलवायु होता है, जीव होता है, स्थलकृत होता है जिसको हम लोग राहत बोलते हैं, और समय लगता है। क्या लगता है, समय लगता है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मृदा के कारक, मृदा निर्माण के कारक के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, तो मृदा निर्माण के कारक। तो सबसे पहला मूल सामग्री, तो यह वह चट्टान है जिसमें मिट्टी बनती है, यानी सबसे पहले यह वह चट्टान होता है जिससे क्या बनते हैं, मिट्टी बनती है। दूसरा जलवायु, तब विशेष रूप से तापमान और वर्षा, यह मिट्टी के विकास में एक सक्रिय कारक होते हैं। जलवायु में क्या होता है, तो तापमान और वर्षा मिट्टी के विकास में एक सक्रिय कारक होता है। तीसरा जीव हो गया, तब पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव मिट्टी के निर्माण क्या करते हैं, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति में क्या होता है, तो स्थलाकृति में ढलाव और ऊंची मिट्टी के विकास को प्रभावित करता है। ढलाव और ऊंची मिट्टी के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तीव्र ढलानों पर मिट्टी पतली होती है। तीव्र ढलानों पर क्या होती है, मिट्टी पतली होती है, जबकि समतल क्षेत्र में गहरी मिट्टी विकसित होती है। समतल क्षेत्र में कैसी मिट्टी विकसित होती है, तो गहरी मिट्टी विकसित होती है। समय, तो मिट्टी बनने में समय लगता है। मिट्टी बनने में बहुत ही ज़्यादा हजारों लाखों करोड़ों वर्ष समय लगता है। आशा करते हैं कि आप लोग को मिट्टी के प्रक्रिया का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मृदा के प्रकार एवं विवरण, यानी मृदा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तो लगभग भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, 6 प्रकार का। पहला हो गया जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथा लेटराइट मृदा, पांचवा मरुस्थलीय मृदा और छठा पर्वतीय मृदा। कब मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं भारत में, लगभग, तो लगभग 6 प्रकार के। कौन कौन सा, जलोढ़, काली, लाल एवं पीली, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा पाए जाते हैं। हम लोग इस सभी मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। आशा करती है कि आप लोगों को सारी की सारी बात समझ में आया होगा, और तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, तो वह मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई हो। वह मिट्टी किसके द्वारा बहाकर लाया जाता है, तो नदी द्वारा बहाकर लाई गई हो, गाद से बनती हो। नदी द्वारा बहाकर लाई गई गाद से बनती हो। यह मिट्टी विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है, जैसे रेत, गाद और चिकनी मिट्टी, और यह बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। तो पूछेगा जलोढ़ मिट्टी भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे। कितना, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे फैली हुई है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या बोला कि जलोढ़ मिट्टी में राजस्थान, गुजरात, पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्यों में मिलते हैं। यानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ मिलता है, तो राजस्थान, गुजरात, पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्यों में मिलते हैं। इस मिट्टी में मुख्यतः गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का एवं दलहन जैसे फसलों का उत्पादन होता है। इस मिट्टी में कौन कौन सा फसल उपजाया था, तो गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का एवं दलहन जैसे फसल उपजाए जाते हैं। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियार भूमि कहते हैं। यानी जो उत्तर बिहार में पाया जाता है, उत्तरी बिहार में उस बालू प्रधान मिट्टी पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जलोढ़ दियार कहते हैं। यह मक्का की खेती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जलोढ़ दियार जो है मक्का की खेती के लिए क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। आशा करते हैं कि आप लोगों को जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोला कि जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, इसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर भी इस क्वेश्चन का पूछा हुआ, तो 2017 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो वह मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से बनती है। किससे बनती है, तो नदी द्वारा बहाकर लाई गई गाद से बनती है। यह मिट्टी विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है क्या होती है, तो विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है, जैसे रेत,
गाद, चिकनी मिट्टी और यह बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसे फसलों उत्पादन होते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा फसल उपजाए जाते हैं, तो गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का एवं दलहन जैसे फसल उपजाए जाते हैं। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, आगे क्वेश्चन करा कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे और इस मृदा का कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। इसमें भी क्वेश्चन ऊपर ही इसका उत्तर देख के आप लोग लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन कब पूछा, तो 2018 में। इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, तो जलोढ़ मृदा भारत के कई राज्यों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो भारत के अनेकों राज्यों में पाई जाती है, जिसमें से मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तराखंड शामिल है। यानी जहाँ पाया जाता है जलोढ़ मृदा उस सभी राज्यों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इस मिट्टी में मुख्यतः गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का एवं दलहन जैसे फसलों उत्पादन किए जाते हैं। यह क्वेश्चन कब पूछा था, 2018 में। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे बोल रहा है कि डेल्टा मृदा के विशेषता लिखिए। यानी डेल्टा जो मृदा है उसकी क्या विशेषता है, इसके लिखने के लिए बोला। तो डेल्टा मृदा जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, डेल्टा मृदा को किस नाम जाना जाता है, जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी होती है। नदियों द्वारा क्या होती है, तो बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी होती है, जो नदियों के मुहाने पर जमा हो जाती है। नदी के मुहाने पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। डेल्टा मृदा जो होती है क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। किसका द्वारा बहाकर लाई जाती है, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कृषि के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा मृदा के विशेषता। डेल्टा मृदा के क्या क्या विशेषता है, तो डेल्टा मृदा की विशेषता क्या, सबसे पहले उपजाऊ देखते हैं। तो डेल्टा मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। डेल्टा मृदा में क्या होती है, तो पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जो इसे कृषि के लिए बहुत उपजाऊ बनाती है। कृषि के लिए क्या बनाती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। बारीक बनावट, तो यह मृदा आमतौर पर बारीक कणों से बनी होती है। यह मृदा क्या होती है, तो बारीक कणों से बनी होती है, जैसे गाद और रेत से। गाद और क्या किससे बना होता है, रेत से बना होता है। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि नमी बनाए रखने की क्षमता। नमी बनाए रखने की क्षमता, तो डेल्टा मृदा में नमी बनाए रखने की अच्छी क्षमता होती है। यानी यह नमी बहुत अच्छे से रखता है, जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होता है। पौधे के विकास के लिए क्या होती है, आवश्यक होता है, क्या, तो नमी। अब हम लोग देखते हैं अधिकतर समतल, यानी जो जलोढ़ मृदा जिसको हम डेल्टा मृदा बोलते हैं, तो डेल्टा क्षेत्र समतल होते हैं, जिससे सिंचाई और एक मिनट आगे देखते हैं, कृषि कार्य करना आसान हो जाता है। सिंचाई और कृषि कार्य करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगला क्या बोलता है कि पोषक तत्वों में भरपूर, यानी जो डेल्टा मृदा में होता है, इस मृदा में पोषक तत्वों का सही अनुपात होता है। इस मृदा में क्या होता है, तो पोषक तत्वों का सही अनुपात होता है, जो पौधों के लिए विकास के लिए अति आवश्यक है। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में जितना हम आपको बताएंगे सारी की सारी बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से पढ़कर लाभ उठा पाए। और अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे, वहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।